हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था मियान 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 की दोस्त, मियान मियान के फादर, सब लोग बहुत ज्यादा थोड़ा वरिड भी है। फिर भी मियान मियान और उसके फादर तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। वो कुछ ना कुछ करके वो पूरा लैंड परिवार को अपनी झांसे में ले आएंगे, उनका सब कुछ अपने नाम कर देंगे। पर मैडम लैंड तो वीन को अपने साथ वापस चाइना लेकर आ गई हैं। अब आगे मैडम लैन वीन को अब चाइना एयरपोर्ट से उनकी मैंशन तक उनका सफर बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, बहुत ही नर्वसली जा रही थी, क्योंकि वो जानती है अब से क्या होने वाला है। तो वो बहुत ज्यादा वरिड भी है, बहुत ज्यादा नर्वस भी है कि अब क्या होगा। क्या वो कोई गलत कर रही है वीन के साथ? क्या अभी भी वो लालची बन रही है अपने बेटे के लिए? क्या वीन की जिंदगी वो तबाह कर देंगी? फिर भी उन्हें उम्मीद था कि हाँ, उनका बेटा थोड़ा तो बिगड़ चुका है, कि उनकी दोस्तों की वजह से या उनकी लाड प्यार की वजह से, पर वो सच में इतना नहीं गिर सकता कि वो पछताए। उन्हें इतना तो भरोसा था अपना बेटे पर कि हाँ, उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा, उनकी उम्मीदों पर वो पानी नहीं फेरेगा। ये तो तसल्ली थी उनकी। वो फाइनली लैंड मेंशन में उतर जाते हैं। लैंड मेंशन के सामने पहले ही लैंडकुरन खड़े थे। वो देखते हैं, पहले कार से मैडम नैन उतरती है। लैंडकुरन कुछ नहीं बोलते। जैसे ही बैक डोर ओपन होती है, उससे एक प्यारा सा लड़का, 18 साल का लड़का नीचे उतर कर आ रहा था। उसे देखकर लैंडकुरन की फेस पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में छोटी आंसू की परत आ चुकी थी। वो उसे देखता है। वो भी विंग भी उन्हें देखकर दौड़ के आता है, उन्हें गले लगा लेता है, बोलता है अंकल, मैंने आपको बहुत मिस किया। नरकुरन भी बोलते हैं, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया विंग, तुम कैसे हो बेटा? बोलता है हाँ अंकल, मैं बहुत अच्छा हूँ। और वो ना लहनी की तरफ एक गुस्से में देखते हैं। वो बोलते हैं मुझे पता है तुम यही करोगी, तुम अभी भी वही हो ना, लालची, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली। तुमने बिगाड़ा तो बिगाड़ा उसे, इतना खराब हालत में उसे कर पहुंचा चुकी हो। अब क्या चाहती हो कि मेरा बीन की जिंदगी भी बर्बाद कर दे तुम? मेरा बच्चा चैन से जी रहा है, तुम्हें वो देखा नहीं गया? तुमने तो उसे बिगाड़ दिया है। पर ये बहुत अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी रहा है, तुम्हें वो भी देखने गई ना, इसे यहाँ पर लेकर आ गए। यहाँ पर मैं जानता हूँ तुम किस बेस पर यहाँ पर उसे लेकर आई हो और क्या कह कर लेकर आई हो। हाँ, मैं भी अब कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरा बीइंग, अगर तुम कुछ बोलोगी, वो ना नहीं कहेगा। एक बात अब तुम भी कान खोल कर सुन लेना, इस बार कुछ गलत हुआ, मेरे बीइंग के साथ कुछ भी बुरा हुआ, तुम तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी वक्त का था, याद रखना। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चले जाते हैं। लैनी अपने सर को झुका लेती है। विंग ना, वो एकदम स्टन्ड हो जाता है। वो कुछ क्या बोले? वो तो एक पल के लिए कितना हैप्पी था अपने अंकल को इतने समय बाद देखकर, पर यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब बहुत हद से ज्यादा सब कुछ बिगड़ चुका है। इसलिए आंट ने उसके पास आई और ये इतना बड़ा रिक्वेस्ट किया है, और इनकी वजह से अब आंटी अंकल के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ओ गॉड, कितना कुछ खराब हो गया है। वो एकदम शांत हो जाता है। वो लैनी के पास जाता है। लैनी एकदम घुटनों पर वहां पर बैठ जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। वो बोलती है देखा भी, तुम्हारे अंकल मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? तो एक समय था कि तुम्हारे अंकल मेरे ऊपर जान रखते थे, मेरे लिए इस दुनिया से भी लड़ जाने के लिए ताकत रखते थे। पर आज वो कह रहे हैं कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। गलती मेरी थी, गलती सच में मेरी है। उन्होंने हमेशा मेरा खुशियों का ध्यान रखा, मेरा हर जिद, मेरा सब कुछ फुलफिल किया, और मैंने उसका गलत फायदा उठा दिया। मैंने आज लहजान को
इतना बिगाड़ दिया है कि वो सच में बिगड़ेल बच्चा बन गया है। वो ऐसा नहीं था बीइंग, वो ऐसा नहीं था। हाँ, वो खामोश रहता है, वो थोड़ा गुस्सैल है, पर ऐसा बिगड़ेल बच्चा वो बचपन में नहीं था। मैं मैं मानती हूँ कि मैं ही थी जो मैं उसे ऐसा बना दिया। मुझे मुझे विश्वास है कि तुम जब उसकी ज़िंदगी में आओगे ना, वो सुधर जाएगा भी, सुधर जाएगा। तो यही चाहती हूँ कि वो सुधर जाए। मैंने बस इसीलिए किया, और मैं तुम्हें भी अपने पास चाहती हूँ बेटा, इसलिए मैंने किया। तुम्हारे अंकल मुझे माफ़ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो। तभी बीइंग बोलते हैं, आंट अब रो मत, आप भूल गए क्या, वो आपका बेटा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा बोलते हैं। तो नानी बोलती है, मैं भी अभी भी उम्मीद रख रही हूँ, अभी भी मेरे मेरे को थोड़ा यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि मैं रिग्रेट करूँ। ऐसा बोलकर वो आंसू पोंछती है और खड़े खड़े हो जाती है, और जल्दी से विंग को ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाती है। एक ब्यूटीफुल सा रूम उसे देती है, बोलती है, ये तुम्हारा रूम है बेटा, ये तुम्हारा रूम था बचपन से अभी भी, और ये तुम्हारा ही रहेगा बेटा, जाओ यहाँ पर रहो। ऐसा बोलकर वो उस रूम को दिखाकर विंग को अंदर सेटल कर देती है, और अपने सर्वेंट को बुलाती है, और विंग का मनपसंद खाना बनाने के लिए बोलकर वो लैंजान की कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो लैंजान की कमरे में एंटर करती है, वो देखती है कि लैंजान जी गुस्से में है, और बहुत गुस्से में उसे देखकर ऐसा लग रहा है क्योंकि कमरे का हाल बेहाल है, और वांग जी अपना बेड पर सोया हुआ है। जैसे ही दरवाजे का ओपन होने का आवाज हुआ, वांग जी भी अपनी आंखों को खोल दिया था। वो सामने देखता है कि उसकी माँ खड़ी है। वो गुस्से से अपनी माम की तरफ देखता है और बोलता है, व्हाट, हाँ, आप यहाँ पर क्यों आई है, आप क्या करना चाहती हो। तभी लैनी भी उसी गुस्से में अंदर आती है, बोलती है, क्या, ये क्या तमीज है, अपनी मॉम से ऐसा कोई बात करता है क्या। तो वांग जी भी बोलता है, क्यों नहीं, आपने मुझे घर में कैद कर कर क्यों रखा है मॉम, आपको पता है ना मुझे कैद कर कर रहना पसंद नहीं है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मॉम। तो लैनी बोलती है, अच्छा, मैंने तुम्हें कैद किया, क्या तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा इसके अलावा। तुम दिन बर दिन बिगड़ते जा रहे हो वांग जी, बहुत बिगड़ेल बनते जा रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम हाथ से निकल तो गए हो, और मुझे अभी के अभी तुम्हें सुधारना है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। और हाँ, वो तुम्हारे सो कॉल्ड वो गर्लफ्रेंड, वो सब लोग सिर्फ तुम्हारे मनी और पैसे के पीछे हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा ना, सब लोग दुम दबा कर भाग जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। तो लैंजान ना जोर जोर से हंसता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मॉम, आपको पता है मेरा डैड इस पूरे चाइना का नंबर वन बिजनेसमैन है, हमारे पास जितना मनी है कि वो मेरे 7 पुश्ते तक बैठकर खा सकते हैं। तो प्लीज मॉम, आप ना चिल आउट कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो हंसता है। तो लैनी को बहुत गुस्सा आता है, और वो एक जोर का छाटा मारती है, बोलती है, तुम्हें सब कुछ ऐसे ही मिल गया ना, इसीलिए तुम्हें उसका वैल्यू नहीं है। बाहर वालों को जाकर देखो, एक एक रुपया के लिए के खाने के लिए कितने लोग तड़पते हैं, तुम्हें सब कुछ ऐसा मिल गया, सजाकर मिल गया थाली में, इसलिए तुम ऐसा बात कर रहे हो ना। तो वांगजी बोलता है, उनका तो मुझे नहीं पता मॉम, उन्हें मुझे मुझे उनके बारे में बात भी नहीं करनी है, मेरे पास है तो है, मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ, इसमें क्या गलत है। ऐसा बोलकर वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसकी मॉम बोलती, सीरियसली वांग जी, तुम ऐसे बन गए हो। हाँ, मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहती हूँ, पर हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लेना, मैं उसे यहाँ पर लेकर आ गई है, तुम विंग के साथ शादी करोगे, वो भी 3 दिन बाद, तुम्हारी और विंग की 3 दिन बाद शादी। वंशी बोलता है, विंग, मॉम, कौन। तो लैनी बोलती है, विंग, मेरा दोस्त का बेटा,
उसके साथ तुम्हारी शादी हो गई। तो वांगजी ना कुछ सोचता है, उसके बाद टंग कर उसके दिमाग में कुछ बजता है, वो बोलता है मॉम, सीरियसली उस बेटे को? ओ मॉम, मुझे लगा कि आपने उसे धक्के मार के घर से कहीं दूर फेंक कर आए होंगे। क्या अभी भी आप उसके कांटेक्ट में हैं? मॉम सीरियसली मॉम, वो रोतलू सा बच्चा, सिली सी, और ऊपर से मॉम मैं वो एक लड़का है। ओ गॉड मॉम, आपका दिमाग में क्या चलता है? तो किसी को पता चलेगा ना कि मैं एक लड़के से शादी कर रहा हूँ, मेरे ऊपर हंसेंगे मॉम। मॉम आपको पता है मेरे पास एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद भी आपने मेरी शादी एक लड़के के साथ तय किया आपने? गॉड सेक मॉम, आप क्या कर रही हो? मुझे इरिटेट मत करो मॉम। तो लैनी बोलती है मैंने जो बोला वो फाइनल है वांगजी, तुम्हारे शादी सिर्फ विंग के साथ ही होगी, वो भी 3 दिन बाद, ठीक है? इसके अलावा एक और शब्द नहीं है, तुम उसके साथ रहोगे और वही तुम्हारा फुल लाइफ के लिए मेरा सन इन लॉ है। मैंने सोच लिया कि मेरा घर का सन इन लॉ कौन बनेगा, तो मैं नहीं चाहती वो मियान मियान इस घर के डॉक्टर इन लॉ बने, और उसका नियत कितना खराब है मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें ना अभी अभी ना क्या बोलते हैं, अक्ल नहीं है, प्यार की पट्टी जो बन गई है तुम्हारी आंखों में, एक दिन तुम्हारा सच उसका सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तब जानोगे कि हाँ, माँ जो बोल रही थी वही सच है। तो और हाँ, मैं प्रे करूँगी कि तुम्हें सब कुछ जल्दी से पता चल जाए और अकल भी जल्दी से आ जाए, कहीं वक्त ना बीत जाए। देर रहते ही सुधर जाओ वांग जी, नहीं तो वक्त सब कुछ निकल गया ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वक्त किसी की कहने से नहीं रुकता, वो तो सिर्फ चलते ही रहती है। मैं यही कहूँगी कि तुम बीइंग के साथ एक अच्छा लाइफ स्टार्ट करो, हैप्पी रहो वांग जी। अगर ऐसा तुमने नहीं किया, बाद में जाके तुम पछताओगे, पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, मैं अभी भी सेल्फिश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उसकी शादी करवा रही हूँ, नहीं तो सच कहूँ तो तुम उसे डिजर्व नहीं करते वांग जी। फिर भी मैं अभी भी सेल्फिश होकर मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा रही हूँ। कुछ भी ऐसा मत करना, मुझे डिसअपॉइंटमेंट मत करना वांग जी। अपना शादी के लिए तैयार रहना। ऐसा बोलते हैं तभी उनके गेट पर नॉक होता है, एक सर्वेंट एक ट्रे पर खाना लेकर आती है वांग जी के पास। मैडम लैन उस ट्रे को रखती है, बोलती है खाना खा लेना, और हाँ, तुम्हारा ड्रेस सब कुछ मैं फिक्स कर लूँगी, सिर्फ तुम्हें शादी पर उसके साथ खड़ी होना है और उसका साथ शादी करना है और उसके उसे हैप्पी रखना है। ऐसा बोलकर मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। लैन जैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो एकदम ज़ोर से चीखता है, बोलता है मॉम आप नहीं कर सकते मेरे साथ कुछ ऐसा, गॉड भी। मुझे अभी भी याद है मेरे डैड को वो लड़का कि वो लड़के से कितना ज़्यादा प्यार था, वो कितना प्यार से उस बच्चे से बात करते थे, अपने दोस्त के बेटे हैं ना वो। मॉम आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। और हाँ, आप मेरे ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश करोगे ना, उसका अंजाम उस बीइंग को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, आपने कहा ना कि मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ नहीं सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, पर वो तो कुछ कर सकता है ना। मैं उसे इतना मजबूर करूँगा कि वो खुद से ही इस शादी को छोड़कर यहाँ से बाज भाग जाए। मैं किसी भी रिश्ते पर बंद कर नहीं रह सकता। मैं ऐसा चाल चलूँगा, इतना परेशान करूँगा कि वो खुद से ही मुझे छोड़कर भाग जाए। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हँस रहा था। दूसरी तरफ भी उस कमरे को इधर-उधर घूमकर देख रहा है, इधर-उधर चक्कर लगा रहा था। उसे अभी भी बचपन की सारी यादें आ रही थी, हाँ, कि वो उसका बचपन इसी हाउस में बीता है। वो बहुत हैप्पी है इस हाउस में वापस आकर।
यहाँ पर रहकर वो बहुत हैप्पी है। विंग तो उस कमरे को इधर उधर देखे जा रहा था, तभी पीछे से लानी आती है, बोलती है विंग बेटा तुमने खाना नहीं खाया? तो विंग बोलता है नहीं आंट, अभी खाना खा लूंगा। तो मैडम नैन बोलती है आओ बेटा तुम इधर आओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर वो अपने हाथ में जो ट्रे लेकर आ रही थी उसे नीचे रखती है और विंग को अपने पास बिठाकर उसे खिलाती है। वो बोलती है विंग बेटा मुझे माफ कर देना, तुम्हें लगता होगा, नहीं तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में, सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। शायद हाँ ये सही भी है, इसलिए फ्रेंड मेरे ऊपर नाराज़ है कि मैं अभी भी कैसा इतना ज़्यादा सेल्फिश हो सकती हूँ ऐसा सोचकर। पर मैं मेरे मेरे पास क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे मुँह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे, तो क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वीर, जब तुम उसकी ज़िंदगी में आओगी ना मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। मुझे मेरा वो बांगजी देखने को मिलेगा जिस बांगजी का तलाश तुम्हारे अंकल को है। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर विंग, इसलिए मैं ये शादी करना चाहती हूँ और ये हम दोनों दोस्त की आखिरी विश भी है, हमारा विश भी है। तो विंग बोलता है जी मॉम आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा बोलते ही तो मैडम लैंग उसे खाना पूरा खिला लेती है। उसके बाद उससे थोड़ी देर बातें करती है और वहाँ पर वहीं छोड़कर वो चली जाती है। विंग भी गहरी सी सांस लेता है और बोलता है मॉम जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही हो तो अच्छा होगा। ऐसा बोलकर वो भी सो जाता है। अगले दिन मॉर्निंग जो डिजाइनर आते हैं और विंग का और बांगजी का दोनों का ड्रेस सेलेक्ट कर होता है और वहाँ पर मैडम लैंग ने उन दोनों के लिए उनका उनका पसंदीदा रिंग भी चूज कर लिया था। लैंग कुरैन कुछ नहीं बोल रहे थे, वो सिर्फ वहाँ पर एक ऑडियंस की तरह बैठकर तमाशा है देख रहे थे। उन्हें कुछ नहीं बात करना था यहाँ पर, उन्हें सिर्फ परवाह थी कि विंग हाथ ना हो जाए इन सब चीज़ों से, इसीलिए वो थोड़ा घबराए हुए भी थे। अब ऐसा ही कब टाइम बीतते बीतते शादी वाला दिन आ जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और दूसरी तरफ भांजी इन इन दिनों में बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुका था कि हाँ जैसे ही विंग के साथ उसकी शादी होगी वो विंग को इतना तंग करेगा, इतना परेशान करेगा कि विंग इस घर छोड़कर सबको छोड़कर भाग जाएगा। उसके बाद वो आज़ाद है, उसके बाद कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसने ये सोच लिया था। और वो मिरर के सामने खड़े रहकर अपना ब्लेजर पहन रहा था जिसे उसकी मदर ने उनकी शादी के लिए चूज किया था, क्योंकि उसने एक शर्त दो शर्त रखी थी। क्योंकि वो उसका शर्त ये था कि वो एक सिंपल शादी करेगा, यानी कि जिस कागजात पर शादी करेगा वो किसी को पता नहीं, अभी पता नहीं चलना चाहेगा कि उन दोनों की शादी हो गई है। वो चाहता है कि हाँ वो विंग के साथ थोड़ा टाइम बिताए, उसे जाने, सब कुछ ठीक होता है तब जाकर वो इस शादी को पब्लिकली अनाउंस करेगा। दूसरा वो विंग के साथ अलग रहना चाहता है ताकि वो विंग को जान सके, इसने ये शर्त रखी थी। और दूसरी तरफ हमारा लंकुरन ने भी एक शर्त रखी है, हम उसका शर्त क्या है बाद में देख लेंगे। इसके चलते अब ये शादी सिर्फ उनके घर में ही हो रहा है, उनके घर में सिर्फ कुछ लॉयर्स के सामने और कुछ क्या बोलते हैं उनके अपनों के सामने ये शादी करवाने वाले हैं मिस्टर लैन और मिसेस लैन, इसलिए वो थोड़ा टेंस भी थे थोड़ा हैप्पी भी थे। दूसरी तरफ विंग भी अपने में कमरे में तैयार हो रहा था, वो भी नर्वस था और उसे भी ये शर्त सब कुछ पता है, इसलिए वो भी कुछ भी नहीं बोला, वो भी बांगजी की बातों में हाँ में हाँ मिला दिया था। और दूसरी तरफ बांगजी ये सब कुछ सोचकर एक डेविल स्मेल करता है। वो बोलता है मेरा प्लान का एक पड़ाव तो पार हो गया, मैंने सिंपल शादी रखी है और मेरी शादी हो गई है। ये चाइना में किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ये मेरा फर्स्ट बेनिफिट है।
और उसके बाद हाँ, फादर से मैंने बोल दिया कि मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा, पर ये तो मैं निभा नहीं सकता। और दूसरी बात, मैं और बीन अलग मेंशन में रहेंगे, तो कौन है जो मेरे ऊपर नज़र रख सकता है। और तीसरी बात, मैं ऐसा कुछ करूँगा जिसके चलते वेंकी खुद ब खुद मेरे पास से दूर चला जाएगा, तो इन सब में मैं कहीं पिसूंगा नहीं, मैं आज़ाद हो जाऊंगा। यही सोचकर वो पागलों की तरह हंसते हुए मिरर में खुद को देख रहा था, एक डेविल स्माइल कर रहा था। वहां पर ना हुरैन आते हैं, वो अपनी बेटे को देखते हैं, वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, "हम्म, क्या बोला तुमने?" तो वांग जी बोलते हैं, क्या डैड, मैं क्या बोला? तो प्लान को बोलते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ वांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि हाँ, ये शादी तुम्हारी तुम्हारे मुताबिक हो रही है, पब्लिक नहीं हो रही है। ट्रस्ट मी वांग जी, ट्रस्ट मी, अगर तुमने विंग को हर्ट किया और वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया, तुम पछताओगे, पूरा जिंदगी पछताओगे। और हाँ, तुम अभी अभी बहुत खुश हो रहे हो ना कि ये शादी पब्लिक के लिए अनाउंस नहीं हुआ है, किसी को पता नहीं चला है। एक दिन तुम खुद रिग्रेट करोगे, तुमने ऐसा उस वक्त किया क्यों। ऐसा दिन आएगा, देखना। क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे शादी विंग से हो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो। फिर भी मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी मदर इमोशनली ब्लैकमेल कर कर मेरे दोस्तों का जो प्रॉमिस है उसका इस्तेमाल कर चुकी है। और हाँ, अब उसका इस्तेमाल वो कर चुकी है, इसका मतलब तुम दोनों की शादी है। और जैसे ये शादी टूट जाएगा, वो प्रॉमिस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास रीजन होगा, क्योंकि तुम दो के पास हो गए ना। तो वांग जी अपने फादर को मुंह मुंह हाँ करते हुए देख रहा था। वो बोलता है, फादर, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इस शादी को तोड़ दूंगा? आपको अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है डैड? तो लनकुरन हंसते हैं, बोलते हैं, मैं तुम्हें खुद से ज्यादा ज्यादा जानता हूँ कि तुम भी तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानते होगे वांग जी। मैं जानता हूँ तुम्हारी मदर अभी भी अपनी, क्या बोलते हैं, अपनी ममता की जाल में फंस चुकी है, इसलिए वो अभी भी तुम कौन हो वांग जी वो देख नहीं पाई है। उसे लगता है कि तुम अभी भी थोड़ा होप है, तुम सुधर सकते हैं। तुम्हें तुम नहीं सुधर सकते, तुम्हें ना पनिशमेंट की ज़रूरत है, और तुम्हारी माँ उस पनिशमेंट को देना नहीं चाहती है, तो क्या करें। उम, अब तुम्हारी मदर की डिसअपॉइंट होने की बारी है। उसके बाद जाकर मेरी बात को समझे, मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए मैं भी अब कुछ नहीं कह रहा। और हाँ, तुमने जो बोला मैंने कर चुका हूँ, और तुम अपना प्रॉमिस को याद रखना, तुम विंग को हर्ट बिल्कुल नहीं करोगे वांगची। ऐसा बोलकर वो विंग की, यानी कि हमारी वांगची की हाथ पकड़कर नीचे ले आ रहा था। वांगची अपनी फादर की तरफ सिर्फ देखे जा रहा था। सच में ये फादर ना सच में पागल हो चुके हैं। मैं भला क्यों रिग्रेट करूंगा? मैं कोई भी रिग्रेट नहीं करूंगा फादर। हाँ, मैं मान चुका हूँ, मैं एडमिट करता हूँ कि आपने मुझे अच्छे से पहचान लिया। मैं ये शादी को पब्लिकली अनाउंस करना नहीं चाहता हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहता हूँ। और हाँ, आपको ये लगता है कि मैं आपके दिए हुए प्रॉमिस के चलते विंग को हर्ट नहीं करूँगा, तो आप गलत हैं। और हाँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है फादर। ऐसा बोलकर वो मन ही मन में हंसता है, मुस्कुराते हुए वो एकदम से नीचे आ जाता है। उनके हाल में सब लोग खड़े थे वहाँ पर। पाँच सेंटर में जाकर खड़े हो जाता है। वहाँ पर बहुत वकील थे, बहुत लोग थे, जो उनके, क्या बोलते हैं, जो उनके ट्रस्टवर्दी लोग थे। उनके अलावा कोई और भी शामिल नहीं था वहाँ पर। तभी लैनकुरन बोलते, लैनी, तुमने प्रॉमिस कर कर विंग को मना लिया, याद रखना, अगर इसने कभी भी उसे हर्ट किया तो इस रिश्ता को मैं तोड़ूंगा, और उस वक्त मैं ये भी बताऊंगा कि किस वजह से, किस रीजन से इस रिश्ता टूटा है। ठीक है? ऐसा बोलते हैं। तभी लैनी गुस्से में बोलती है, अभी तक ये रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ है।